हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर CSIR नेट जून 2024 के लिए कुछ PYQs कर रहे हैं जो कि हमारी यूनिट 5 डेवलपमेंट बायोलॉजी से लिए हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है हमारे मैमल्स में, जिसमें ह्यूमन आ गया, माउस आ गए, तो इनमें क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल टाइप का होता है। अब इससे पहले हमने जो इकाइनोडर्म थे उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन देखा था वो था एक्सटर्नल यानी बॉडी के आउटसाइड। जबकि जो मैमल्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो इनसाइड द बॉडी होती है। तो यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसको, जो एग होता है वहां तक ट्रेवल करने के लिए काफी सारे स्टेप्स से गुजरना होता है। उसके बाद जाकर के क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट होता है वो होता है। एंड उसके बाद क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट के बाद इसमें क्लीवेज आता है। इस तरह से काफी सारे स्टेप्स होते हैं। तो इन सभी से हमारे जो ये क्वेश्चंस है इस लेक्चर में, वो अगर इस पार्ट में ना हो तो हम सेकंड पार्ट में इनको करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पर ये देखो स्पर्म की स्ट्रक्चर है। ये देखो एग की जो सरफेस है, सबसे आउटर जो लेयर होती है एग की वो होती है कोरोना रेडिएटा, फिर उसके बाद होती है जोना प्लेसिडा। ये सारे उसके स्ट्रक्चर है। यहाँ ये देखो हमारे, यहाँ पर स्पर्म जो होते हैं वो इजैकुलेट किए जाते हैं, फिर यहाँ से वो ट्रैवल करते हैं। इस तरह से ट्रैवल करते करते फैलोपियन जो ट्यूब आती है वहां पर ये आते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, एग भी आता है और इन दोनों का इस तरह से यहाँ पर फ्यूजन होता है। यहाँ फ्यूजन होने के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ये वापस ट्रैवल करते हैं डे बाई डे, और 8वें दिन यहाँ पर क्या है, इनका इम्प्लांटेशन होता है। एक बार मैं ये सारे स्टेज बनाती हूँ। सबसे पहले हमारी मेल गैमेट होता है प्लस फीमेल गैमेट, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है। ये देखो यहाँ पर है मेल गैमेट, इसको स्पर्म बोलते हैं, एंड एग फीमेल गैमेट जिसको एग बोलता है। इनमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का इवेंट हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, हमारे जाइगोट बनता है। अब जाइगोट में क्या है, माइटोटिक डिवीजन या हम क्लीवेज बोल रहे हैं। तो इससे क्या है, जाइगोट से 2 सेल स्टेज आती है। अब 2 सेल स्टेज आने के बाद हमारे और डिवीजन होगा, फिर ये 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर जैसे ही 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है, यहाँ ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है। इन ब्लास्टोमियर्स को बोला, और ये ब्लास्टोमियर्स जो है किससे जनरेट हुई है, ये क्लीवेज जो होता है इससे ही हमारे, क्योंकि आगे से आगे क्लीवेज होता जाएगा और ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता जाएगा, जो उनका नंबर है वो बढ़ता जाएगा। फिर 4 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज में और डिवीजन होगा या क्लीवेज होगा। 8 सेल स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज में डिवीजन होगा तो 16 सेल स्टेज आती है। और 16 सेल स्टेज जो होती है उसमें मोरुला का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेज को बोलते हैं मोरुला। ये आपको ध्यान रखना है, 16 सेल स्टेज को। फिर यहाँ पर क्या है, ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। ये पूरा इस तरह से, पूरा ऐसे कैसे। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या है, एक कैविटी क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसेल। इसको नहीं, मैं हटा देती हूँ। कॉम्पैक्ट बॉल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये देखो नीचे वाली जो है पूरा ब्लास्टोसिस्ट होता है, लेकिन इसके अंदर अगर बीच में कैविटी क्रिएट होती है तो इसको ब्लास्टोसेल बोलते हैं। यहाँ ये जो नीचे वाले सेल्स है ब्लास्टोसिस्ट, ये ICM बनाती है, एंड जो ये वाली सेल है ये बनाती है ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट जो है हमारे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, एंड ICM जो है हमारे जो एम्ब्रियो होता है उसका फॉर्मेशन करती है। फिर यहाँ ग्रेस्टुलेशन की प्रोसेस आती है। ग्रेस्टुलेशन में क्या होता है, जो भी हमारा, हम ये इसको ब्लास्टोसिस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसके अंदर क्या है, इनकी जो लेयर्स है उनका फॉर्मेशन होता है या उनका ड्राइव होती है। जैसे कि गैस्ट्रुलेशन में हमारे मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड और लास्ट में हमारी क्या बनता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन में अगर मैं लिखना चाहूँ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ये सारी हमारी जो प्रोसेस थी वो इस तरह से हमारे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ जो हमारे गैमेट्स बनते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल जो गैमेट्स, स्पर्म जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल गैमेट जो होता है एग, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं मेल गैमेट का फॉर्मेशन, oogenesis बोलते हैं फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो ये सारी प्रोसेस देखेंगे। फिर उसके बाद फीमेल गैमेट एग जो होता है वो किस टाइप का दिखता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती है, कैसे कैसे लेयर्स उसमें प्रेजेंट होती है। इस तरह से हम मेल
जो स्पर्म है उसको भी हम देखेंगे, उसमें कैसे कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सब हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले भी काफी सारे इवेंट्स होते हैं। जो हमारे स्पर्म होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है उसके अंदर आता है, उसके बाद ये है फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। तो उसको जाने से पहले क्या है, उसको एक्टिव फॉर्म में आना होता है, कैपेसिटेशन होता है, काफी सारे इवेंट से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाकर के क्या है हमारे फर्टिलाइजेशन का इवेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ देखो, ये देखो हमारे स्पर्म की स्ट्रक्चर है ये। यहाँ नॉर्मल स्पर्म किस टाइप के दिखते हैं, अगर मैं ये देखो, ये रही हमारी स्ट्रक्चर की स्पर्म की स्ट्रक्चर। ये देखो, इनका हेड वाला पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, एंड ये है टेल वाला पार्ट। तो यहाँ है जो आगे वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर ये एक्रोसोम की लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हमें देखना है जो स्पर्म होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। हेड पार्ट है ये वाला, फिर ये मिडिल पार्ट है, एंड ये टेल पार्ट है। ये टेल का एंड जो पीस है वो बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए ये एक्रोसोम है, ये वाली लेयर। फिर उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ये है इसका न्यूक्लियस। फिर है ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है, एंड यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें जो है, गोल्जी बॉडीज, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट रहती है। अब इनका क्या फंक्शन होता है एक बार मैं लिख देती हूँ। जिसका हेड होता है उसमें आपने देखा एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो 2 पार्ट इसके हेड में प्रेजेंट होते हैं। अभी जो एक्रोसोम होता है ये किससे ड्राइव्ड होता है, एक गोल्जी अपरेटस से बना रहता है, एंड इसके अंदर काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी क्या है प्रेजेंट रहते हैं। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है एटीपी के रूप में, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ देखो स्पर्मोजेनेसिस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस, वो प्रोसेस भी बता रखी है। स्पर्मेटोगोनियम होता है, यहाँ माइटोसिस होता है। माइटोसिस से इनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता है, यहाँ काफी सारे इनके नंबर्स होते हैं, ठीक है। अपना नंबर क्या है ये इंक्रीज कर लेंगे, और उसके बाद इनमें क्या होता है म्यूसिस से क्या है ये सिंगल हो जाएंगे, मतलब हैप्लोइड हो जाएंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड और इनको बोलते हैं प्राइमरी। फिर इनमें वापस से म्यूसिस सेकंड होगा, तो म्यूसिस सेकंड में क्या इनका नंबर ही इंक्रीज हो रहा है। तो ये देखो 2 से 4 बन गए, इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये इनएक्टिव स्पर्म्स होता है, इनएक्टिव स्पर्म्स, जिनका जो टर्म है या नाम है वो उनको स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। फिर में डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद जाकर ये क्या है एक्टिव स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। ये इनका बनने का प्रोसेस है। यहाँ देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, साइटोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस को बोला गया है। नॉर्मल स्पर्म की स्ट्रक्चर है, आपको दिख रही होगी। उसके बाद ये देखो हमारे पूरे टेस्टिस, ये है हमारी टेस्टिस, ये एपिडाइमिस, फिर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये इसके स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये पूरा इसका ये वाला जो पार्ट है इसका पूरा जूम करके इसका कट करके आपको दिखाया गया है। तो यहाँ हमें क्या क्या दिखता है, तो इस वाले पार्ट में हमें दिखती है सेटोनली सेल्स जो कि हमारे फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। फिर उसके बाद है यहाँ पर स्पर्म का हेड है, एक्रोसोम्स है, ये ल्यूमेन है, मैच्योर स्पर्म बन गए, ये सारी चीजें इसमें दिखा रखी है। आपके इतना काम की नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता होना चाहिए। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती है, इसमें स्पर्मेटोगोनियम बना, फिर उसके बाद इसके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, फिर म्यूटेक डिवीजन हुआ तो इन्होंने अपना नंबर वापस इंक्रीज किया और स्पर्मेटिड्स बने, एंड उसके बाद क्या है ये मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये इसका बनने का प्रोसेस है, ठीक है। अब हम देखते हैं एग की स्ट्रक्चर। पहले हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर देखे, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखा। अब एग जो होती है इसकी जो आउटर लेयर होती है वो होती है कोरोना रेडिएटा, ये है फर्स्ट कोरोना रेडिएटा, ये देखो, ठीक है। फिर सेकेंड लेयर जो होती है वो होती है जोना प्लूसिडा, और जो सी अर्चिन होती है उसके अंदर क्या है, इस लेयर को हमने क्या बोला था, जेली कोट या जेली मेम्ब्रेन हमने बोला था, ठीक है। और ये देखो फॉलिकुलर सेल्स हमने सी अर्चिन में बोला था, दोनों का इसमें दे रखा है। फिर है इसके अंदर हम थर्ड लेयर जो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की है। फिर इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, हैप्लोइड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और सब चीजें तो इतनी वो नहीं है, बट आपको जो मेन चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। कोरोना रेडिएटा प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ द ओवम एंड हेल्प प्रिवेंट द
पॉलीस्पर्मी, इस जो हमारे मेल्स मैमल्स होते हैं इनमें भी पॉलीस्पर्मी का जो इवेंट है वो देखा जाता है। तो ये जो फर्स्ट लेयर जो प्रेजेंट होती है कोरोना रेडिएटा, यही प्रोटेक्ट करती है पॉलीस्पर्मी से हमारे एग को। फिर जो जोना प्लूसिडा होता है इसके अंदर क्या काफी सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिन that protect the inner content of ovum until the acrosome reactions of fertilization help prevent polyspermy। तो दो लेवल पर यहाँ पॉलीस्पर्मी होती है, कोरोना रेडिएटा के ऊपर भी होती है। अगर बाई चांस ये प्रिवेंट नहीं कर पाता है तो जोना प्लूसिडा जो लेयर है यहाँ पर भी क्या है पॉलीस्पर्मी का इवेंट करवाया जाता है, मतलब उसको रोकने का। फिर है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, क्या है रिलीज करते हैं काफी सारे एंजाइम्स जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, दैट हार्डन द जोना प्लूसिडा एंड डाइजेस्ट बाइंडिंग प्रोटीन्स ऑन स्पर्म टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी आफ्टर स्पर्म सेल्स हैज एंटर्ड द ओवम। अगर एक एग के अंदर एक स्पर्म एंटर कर जाता है तो उसके बाद क्या है जो इन सारे लेयर्स है इनको हार्ड किया जाता है। इसके अंदर काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जो इन लेयर्स को क्या है हार्ड करवाते हैं, जिससे पॉलीस्पर्मी वाला जो इवेंट है उसको प्रिवेंट किया जाता है। अब इसके अंदर काफी सारे एनर्जी के लिए क्या है एटीपी प्रेजेंट होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, हैप्लोइड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, एंड पोलर बॉडीज बनती है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इनका कोई यूज नहीं होता है। ये थी हमारे पूरे एग की स्ट्रक्चर, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं oogenesis का इवेंट जो होता है वो कैसे होता है। यहाँ ओगोनियम है, अब ये अपना जो नंबर है प्राइमरी उस साइड अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट। ये क्या है प्रोफेज फर्स्ट में आफ्टर बर्थ से पहले ही ये सब चीजें क्या है हमारे जो एम्ब्रियो होता है एक फीमेल के अंदर उसके अंदर ये सब चीजें बनने लग जाती है। तो बिफोर बर्थ ही यहाँ पर क्या है ये अरेस्ट हो जाता है ओगोनियम माइटोसिस करके अपना जो नंबर है उनको इंक्रीज करके। तो ये क्या है अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट। फिर हमारे जैसे बर्थ आता है, बर्थ होने के बाद क्या है प्राइमरी oocyte आता है, इसमें मियोसिस होता है, यहाँ पर एक पोलर बॉडी बनती है एंड यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंडरी oocyte भी जो है वो भी अरेस्ट रहता है मेटाफेज सेकेंड के अंदर, ठीक है, यहाँ प्रोफेज फर्स्ट में एंड ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट रहता है। अब यहाँ पर जैसे ही स्पर्म आता है तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेती है और एक यहाँ पर जो बनता है सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस सेकेंड कंप्लीटेड ओनली इन फर्टिलाइज्ड, ठीक है, यहाँ ये अरेस्ट रहती है लेकिन अरेस्ट उसी फॉर्म में बैठी रहती है जब तक कि इसके पास कोई स्पर्म नहीं आता है। जैसे इसके पास स्पर्म आता है ये जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। अगर नहीं स्पर्म नहीं आता है तो हमारा ये इस कंडीशन में बैठी रहती है एंड ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस आती है उसके थ्रू क्या है हमारा जो एग जो बनता है वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है और वो प्रोसेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको पीरियड्स अपन बोलता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह से बना, फिर उसका अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ अगर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओव्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो एक एग जो हमारी बॉडी में बनता है पर मंथ वो रिलीज कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी। ये भी सेम वही डायग्राम आप देख सकते हैं कैसे क्या प्राइमरी oocyte बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं होता है तो बाहर बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, ये सारी वही प्रोसेस है। अब यहाँ पर भी देखो कैसे ये एग की लेयर है पूरी, यहाँ पर क्या है ये स्पर्म आ रहा है, ये जोना प्लूसिडा इसकी लेयर है और उससे पहले जो ये लेयर है वो है हमारा कोरोना रेडिएटा, फिर है हमारे एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग का साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से स्पर्म आता है इन सारी लेयर्स को तोड़ता हुआ और यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स सब प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और इस तरह से ये अपना जो न्यूक्लियस है यहाँ पर रिलीज कर देता है और यहाँ पर एग का न्यूक्लियस होता है, दोनों मिलकर के 2n बनाते हैं एंड 2n हमारा होता है अल्टीमेटली जाइगोट। देखो इसमें क्यूमुलस का क्या रोल रहता है, जोना प्लूसिडा का क्या रोल रहता है वो सब बता रखा है। फर्टिलाइजेशन करने से पहले क्या है इन दोनों लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है स्पर्म को, उसके बाद ही क्या है हमारी फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट है वो होती है इसका ओवम यानी एग। यहाँ देखो छोटा सा दिखा रखा है। तो ये सारी प्रोसेस हो गई हमारे जाइगोट तक की। अब यहाँ पर हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या हो रहा है, हमने फर्स्ट स्लाइड बनाई थी मैंने, वो आपके समझाने के पर्पज से ये था कि जाइगोट के बाद क्या होता है। ये देखो जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद हमारे क्या होता है क्लीवेज का इवेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये देखो क्लीवेज की प्रोसेस से क्या है इनमें काफी सारे डायरेक्ट यहाँ
8 सेल स्टेज बता रखा है, ब्लास्टोला बन गया, फिर इसके अंदर ब्लास्टोसील बन गई, फिर ग्रेस्टुलेशन हुआ, ग्रेस्टुलेशन से इसके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है, जिससे अल्टीमेटली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारी जो स्पर्म्स जो होता है यहीं पे इजैकुलेट किए जाते हैं। अब ये जो इतना पार्ट है इसको पूरा ट्रेवल करके यहाँ तक आते हैं। देखो ये स्पर्म एक दिखा रखा है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक ही आते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, इनके अंदर काफी सारे चेंज आते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर एक्टिव होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर काफी सारी रिएक्शंस होती है, उसके बाद ये यहाँ पर आता है। यहाँ पर हम इसको इसका एग मिलता है, ये देखो, और यहाँ स्पर्म का न्यूक्लियस, ये दोनों आकर के यहाँ मिलते हैं। यहाँ जाइगोट बन गए, देखो फर्स्ट डे, सेकंड सेल स्टेज आया, 4 सेल स्टेज आया, फिर 8वें 3 से 4 दिन 8वां सेल जो स्टेज होता है वो आया, फिर हमारे मोरोला स्टेज आता है, फिर 5th डे ब्लास्टोसिस्ट बनता है, आईसीएम एंड ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, एंड 8 से 9 वाले दिन जो है इसके अंदर इम्प्लांटेशन होता है। ये देखो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है हमारे यूट्रस की, इसके अंदर ये क्या है, इम्प्लांटेशन होता है। इस तरह से सारी प्रोसेस हमारी वर्क करती है। ये देखो सेम वही चीज इसमें बता रखी है, यहाँ स्पर्म आए या इम्प्लांटेशन हुआ, ये देखो यहाँ इम्प्लांटेशन हो रखा है पूरा। ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने पूरा जो कंसेप्ट था कैसे क्या होता है वो पूरा मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, फिर भी बीच बीच में कुछ टर्म्स आएगी, मैं आपको समझाते हुए जाऊंगी। अब है मेम्ब्रेन बाउंड गोल्जी ड्राइव्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स इन स्पर्म ऑफ सी अर्चिन आर कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था गोल्जी ड्राइव्ड, अभी मैंने लिखा है कौन होता है, वो होती है हमारी एक्टोसोमल वेसिकल्स प्रेजेंट रहती है। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब है 2013 में आया हुआ है, कैपेसिटेशंस ऑफ मैमेलियन स्पर्म्स अलाउ देम टू बी एक्टिवेटेड विद इन द यूट्रस एंड फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेयर मेड रेगुलेटिंग इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था स्पर्म्स हमारे जो वेजाइना वाला पार्ट है वहां पर आते हैं, वहां से ये क्या है इस तरह से फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। तो ये जो ट्रेवलिंग होती है तब इनके अंदर काफी सारे इवेंट्स होते हैं, कैपेसिटेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा बताती हूँ, जो मेल स्पर्म इजेक्ट करता है फीमेल की बॉडी में, फिर यहाँ ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन के बाद क्या है यहाँ पर कैपेसिटेशन होता है। कैपेसिटेशन में क्या है, हमारी जो स्पर्म होता है उसको काफी सारी चीजें गेन करनी पड़ती है, वो मैच्योर फॉर्म में आता है पूरा। यहाँ पर हाइपर एक्टिविटी होती है, हाइपर एक्टिविटी से क्या मोटिलिटी गेन करता है बहुत फास्ट, क्योंकि इतने सारे मिलियंस में स्पर्म जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं फीमेल की बॉडी में। उसके बाद क्या पूरा एक इतने सारे स्पर्म्स में से किसी एक स्पर्म को ही चांस मिलता है एग के साथ फर्टिलाइज होने का। तो यहाँ क्या है, जो सबसे ज्यादा अच्छे से मोटिलिटी गेन करता है वही सबसे पहले जाकर के एग से फ्यूज होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है एंड फ्यूजन होता है एग एंड स्पर्म का। अब यहाँ पर क्या है, हमारे जो स्पर्म होता है इसके अंदर हाइड्रोलाइज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि जो क्यूमुलस लेयर होती है हमारे एग के ऊपर, उसके अंदर क्या है पाथ क्रिएट करता है जिससे कि वो जा सके अंदर की ओर। ठीक है, तो यहाँ हमारे कैपेसिटेशन के बारे में बोला गया है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। अब कैपेसिटेशन जो होता है इसके अंदर क्या है, जो हेड वाला पार्ट होता है इसके अंदर काफी सारे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन सारे लेयर्स को क्या हटाया जाता है। रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम हेड, स्पर्म हेड, ये भी सही है। रिमूवल ऑफ नॉन कोवलेंटली बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यह जो फाइब्रोनेक्टिन जो होता है इनका जो एक्सप्रेशन है उसको भी इंक्रीज किया जाता है। तो ये सारे तीनों स्टेटमेंट्स क्या है कैपेसिटेशंस के दौरान करवाए जाते हैं। लेकिन यह जो कैल्शियम आयन होता है ये इसकी परमेबिलिटी को आपने सियरचिन में भी देखा होगा, ये क्या है इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज। आपको कुछ भी स्टेटमेंट नहीं पता था, अगर ये भी पता था कि ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज ना करके इंक्रीज करता है कैल्शियम आयन हमारे परमेबिलिटी को या मोबिलिटी को, तो भी आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कैपेसिटेशन जो है स्पर्म का ह्यूमन में कहाँ होता है, अकर्स ड्यूरिंग पॉपुलेशन, ये नहीं होता है। एक्रोसोम रिएक्शंस के बाद नो। फिर टेक प्लेस इन द एपिडाइमिस ऑफ टेस्टिस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टेक प्लेस इन द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट, जहां पर कैपेसिटेशन की जो प्रोसेस होती है वो करवाई जाती है।
तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे कैपेसिटेशंस तक के सारे क्वेश्चंस, इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं। और भी अगर कोई हो आपको मिले तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। यहाँ हमने देख लिया जाइगोट, जाइगोट से क्लीवेज, 8 सेल स्टेज, फिर ब्लास्टोला, क्रॉस सेक्शन, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोलेशन, ये सब होता है। ये देखो वही डायग्राम, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म का तीनों का फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर ग्रेस्टुलेशन। ठीक है, ये देखो क्लीवेज भी यहाँ बता रखा है, अब ग्रेस्टुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, पूरा सब कुछ वही इम्प्लांट्स बता रखे हैं। अब यह जो क्लीवेज होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, इसके ऊपर बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बाकी के। हम यहाँ देखते हैं क्लीवेज, एक तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है जिसको बोलते हैं कंप्लीट क्लीवेज, एक होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट क्लीवेज। ये है होलोब्लास्टिक जिसको कंप्लीट क्लीवेज बोला है, ये है मीरोब्लास्टिक जिसको इनकम्प्लीट क्लीवेज बोला गया है। ठीक है, अब जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है ये अपने आप में दो टाइप का होता है, एक होता है आइसोलेथिल, एक होता है मेसोलेसिथिल। ठीक है, अब आइसोलेसिथिल में क्या होता है, स्पेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है, हमारा योग जो होता है एग के अंदर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जबकि मेसोलेसिथिल में क्या होता है, इसमें मॉडरेट टाइप का योग जो होता है वो प्रेजेंट होता है योर। ठीक है, अब जो आइसोलेसिथिल होता है ये 4 टाइप का होता है, रेडियल क्लीवेज होता है, स्पाइरल होता है, बाइलेटरल होता है एंड रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। तो आपको पता है रेडियल, हमने अभी जस्ट पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था सी अर्चिन, इकाइनोडर्म्स जो होता है, इसका एग्जांपल भी मैं लिख देती हूँ, स्टार फिश हुई, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर है स्पाइरल, स्पाइरल में आता है एनालिव्स, मोलस्का एंड फ्लैटफॉर्म्स। फिर है बाइलेटरल में ट्यूनिकेट्स आते हैं। रोटेशनल में हम आते हैं मैमल्स एंड निमेटोड्स। निमेटोड्स के क्वेश्चन तो हमने कर ली, हाँ इसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिया, तब हमने देखा था रोटेशनल क्लीवेज जो है हमारा मैमल्स एंड निमेटोड्स में प्रेजेंट होता है। ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से ऐसे कैसे याद होनी चाहिए, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं स्लाइड के ऊपर। अब है मेसोलेसिथल में मॉडरेट टाइप का योग प्रेजेंट होता है, ये एम्फीबियंस जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। एम्फीबिया मतलब फ्रॉग जो है, हम अभी पढ़ेंगे फ्रॉग भी, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब है मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है, ये कितने टाइप का होता है, टीलोलेसिथल होता है, एक सेंट्रियोलेसिथल होता है। टीलोलेसिथल भी क्या है, 2 टाइप का होता है, बाइलेटरल क्लीवेज और डिस्कॉइडल। डिस्कॉइडल आपको याद रखना है, फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बहुत कॉमन एग्जाम नाम है इसका। ठीक है, और बाइलेटरल मोलस्क में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोलेसिथल इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा था इसमें ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में क्या है, हमारे सेंट्रोलेसिथल टाइप का क्लीवेज प्रेजेंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। पूरी स्लाइड समझ में आ गई होगी, मैंने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेस्टुलेशन, इसके ऊपर भी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ग्रेस्टुलेशन हमारे 5 टाइप का होता है, इन्वेजिनेशन होता है, इन्वोल्यूशन होता है, इंग्रेशन होता है, डियामाइनेशन होता है, एपीबोली होता है। इन्वेजिनेशन में क्या होता है, इनफोल्डिंग होती है शीट की ऑफ सेल्स, ये देखो इनफोल्डिंग हो रही है इस तरह से अंदर की ओर। इन्वोल्यूशन में क्या है, इनवर्ड मूवमेंट होती है। कुछ वर्ड्स हैं स्टार्टिंग के आपको याद रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब है इंग्रेशन यानी माइग्रेशन। इंग्रेशन माइग्रेशन आपको मैं लर्न करने के टर्म में बता रही हूँ। ठीक है, इसमें माइग्रेशन होता है सेल्स का, देखो इस तरफ से अंदर की ओर ये सेल्स जा रही है, देखो। फिर डिमाइलेशन में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है शीट के ऊपर शीट, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू मोर और लेस पैरेलल शीट्स। ठीक है, फिर है एपीबोलियल मूवमेंट होता है एपिथेलियल शीट्स का। यहाँ एग्जांपल दे रखा है, सी अर्चिन के एंडोडर्म में होता है इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन होता है एम्फीबियन की मेसोडर्म में, सी अर्चिन की मेसोडर्म, और ड्रोसोफिला की न्यूरोब्लास्ट में होता है हमारे इंग्रेशन। फाइब्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है बर्ड्स में एंड मैमल्स में, वो होता है हमारे डिमाइलेशन। फिर है एक्टोडर्म का फॉर्मेशन सी अर्चिन में होता है, ट्यूनिकेट्स एंड एम्फीबियंस में होता है, वो होता है एपीबोली। तो ग्रेस्टुलेशंस के बाद हमारे लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। एंडोडर्म क्या बनाती है, एंडोडर्म लंग्स सेल्स, थायराइड सेल्स, डाइजेस्टिव सेल्स। ठीक है, मेसोडर्म बनाती है हमारे कार्डियक मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, किडनी बनाती है, रेड ब्लड सेल्स बनाती है, स्मूथ मसल सेल्स इन गट्स में वो बनाती है। एंड एक्टोडर्म जो होती है स्किन सेल्स बनाती है, हमारे आई सेल्स बनाती है, पिगमेंटेड सेल, न्यूरॉन सेल्स ब्रेन की एंड स्किन, ये सब चीजें हमारे क्या है, एक्टोडर्म बनाता है।
ये सब चीजें हमने समझ ली है। हम क्वेश्चंस देखते हैं इनके। इन एन एक्सपेरिमेंट स्पर्म रिमूव फ्रॉम एपिडाइडमिस ऑफ ए मेल mouse was added in the dish containing appropriate media and oocyte. No fertilization was seen. However, when sperm from epididymis were directly placed in uterus of an ovulated female, ठीक है, she became pregnant. This observation suggested कि fertilization क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमने एपिडाइडमिस जो ऊपर वाला जो लेयर है इस तरह से स्पर्म की, इसको ही हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है जो कि कोरोना रेडिटा क्यूमुलस जो लेयर्स होते हैं इनको डाइजेस्ट करके ये अंदर की ओर एंट्री करते हैं। जब ये लेयर ही प्रेजेंट नहीं होगी तो ऐसा कोई इवेंट देखा ही नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, इसको डायरेक्ट ही यूट्रस में कर दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट रहती है तो क्या इवेंट्स होते हैं, जो एग की जो लेयर्स होती हैं उनको डाइजेस्ट करवाने के लिए प्रेजेंट। लेकिन इसको हम डायरेक्ट ही यूट्रस में, ओवुलेटेड जो फीमेल है उसके यूट्रस में अगर इसको इम्प्लांट कर रहे हैं, ये देखो यूट्रस में, तो ये वो प्रेग्नेंट हो रही है। क्योंकि ये जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट ही यूट्रस में इम्प्लांट किया है, तो ये प्रेग्नेंट हो गई। अब हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, अटेन नो, ऐसा कुछ नहीं है। द oocyte secrete some biochemicals and factors, ऐसा भी नहीं होता है। द कंटेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंटरेक्ट विद स्पर्म्स एंड एक्टिव इट फॉर फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि डायरेक्ट हम इसको यूट्रस में डाल रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट स्पर्म से इंटरेक्ट करेगी एंड एक्टिव होएगा स्पर्म, एंड फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है वो लेट होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द हार्मोन्स इन बॉडी हेल्प स्पर्म टू अटेन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है हमारा ये वाला स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ जो है कैपेसिटेशन की जो प्रोसेस है हम ऑलरेडी इनको करके दे रहे हैं हमारे स्पर्म को। अब मैंने आपको बताया था आईसीएम एंड जो ट्रोफोब्लास्ट बनते हैं उससे पहले क्या सारी सेल्स हमारी सेम होती है, लेकिन बाद में इनमें डिसीजन होता है कि कौन सी सेल को आईसीएम बनना है, कौन सी सेल को ट्रोफोब्लास्ट बनता है। तो इसके लिए कुछ सिग्नलिंग होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अगर वो प्रोटीन हमारे आईसीएम बनाते हैं, अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, अगर वो प्रोटीन नहीं होते, दूसरे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यह है डिसीजन टू बिकम either the trophoblast and inner cell mass, जिसको ICM बोलते हैं। One of the first decision taken by any mammalian embryo below is a diagrammatic representation of the different cells formed during development from the morula with the help of different molecules. Identify the molecules 1 to 4 significantly. यहाँ कौन से मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ देखो मोरुला बन गया। अब मोरुला बनने के बाद डिसीजन होता है कि कौन सी सेल को आईसीएम बनना है, कौन सी सेल को ट्रोफोब्लास्ट बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मोरुला में अगर इनहिबिशन होगा किसी मॉलिक्यूल का तो ट्रोफोब्लास्ट बनेगा। ट्रोफोब्लास्ट बनेगी तो वहां पर कौन सा मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट होगा, वो होता है CDX2। अब CDX2 एक्टिव होकर के क्या करता है, यहाँ जो OCT4 मॉलिक्यूल होता है उसको बोलता है कि तुम इनहिबिशन इफेक्ट दिखाओ यहाँ पर, क्योंकि मैंने ट्रोफोब्लास्ट बना लिया। और यहाँ एक्टिव करता है, इनहिबिट हो जाता है, OCT4 जो होता है वो एक्टिव होता है, तो आईसीएम का फॉर्मेशन होता है। आईसीएम से एपिब्लास्ट एम्ब्रियोनिक का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कौन आता है, रोज आता है। ठीक है, ये इनहिबिट करता है एंड यहाँ पर स्टेट, ये क्या पूरी सिग्नलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। नॉर्मल मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ, CDX2 जो है वो ट्रोफोब्लास्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जबकि OCT4 जो है वो हमारे आईसीएम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये दोनों लाइनें आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। और मॉलिक्यूल्स आपको याद हो ना हो प्रोटीन्स, बट ये दोनों प्रोटीन्स के नाम आपको याद हो। CDX2 ट्रोफोब्लास्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जबकि OCT4 आईसीएम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। द प्लूरिपोटेंसी ऑफ द इनर सेल मास in mammals is maintained by a core of 3 transcription factors mainly। तो अभी मैंने आपको बताया था वहाँ OCT4 था जो आईसीएम के लिए, नैनोस भी था एंड सॉक सेकंड भी था। ये तीनों
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ICM के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ देखो CDX2 आ गया, CDX2 आ गया, CDX2 आ गया, तो ये ट्रोफोब्लास्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सभी में CDX2 दे रखा है, आपको पता है CDX2 जहां प्रेजेंट होगा वहां ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, ना कि ICM यानी इनर सेल मास का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर देखो पूरा जो ग्रेस्पिलेशन की जो प्रोसेस थी उसके बाद ये देखो मैंने पूरी स्लाइड बनाई थी। इसमें अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। इन्वेजिनेशन टाइप का होता है, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डीअमाइनेशन, एपीबोल। इसी के ऊपर पूरा ऐसे कैसे ये क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये, ठीक है। तो आपको सबसे इजी मैं बताऊं इनग्रेशन, इनग्रेशन यानी माइग्रेशन। अब माइग्रेशन कहाँ लिखा है, तो यहाँ है 3 का 4, 3 का 4 हमें देखना है। 3 का 4 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, 3 का कॉलम फर्स्ट में हमें देखना है 3, कॉलम बी में देखना है 4। ये देखो थोड़ा अजीब टाइप का आपको मिलाने में भी प्रॉब्लम हो, आपको देखना है यहाँ ए दे रखा है कॉलम ए, बी दे रखा है कॉलम बी और सी दे रखा है कॉलम सी, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखा इनग्रेशन सबसे इजी था, इसका होता है माइग्रेशन। तो ए कॉलम का 3, बी कॉलम का हमारे 4, तो यही से हमारा आंसर हो गया इसका 3। ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये अगर हमें इसका एग्जाम्पल्स भी नहीं पता है तो भी हम हमारे राइट आंसर तक पहुंच गए। सी कॉलम का है 5, मेसोडोम इन सी अर्चिन का फॉर्मेशन होता है इस टाइप की मूवमेंट से। अब आता है स्प्लिटिंग एंड माइग्रेशन और वन शीट ऑफ सेल्स into two sheets as seen during hypoblast formation in bird embryogenesis term as यह स्प्लिटिंग हो रही है हमारी शीट्स के एक के ऊपर एक, उसको बोलते हैं डीएमाइनेशन। मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग होती है शीट्स की, उसको बोलते हैं डीएमाइनेशन। ये फिर क्वेश्चन जो है हमारा एक्सपेरिमेंट टाइप का है, तो आपको बहुत इजी सा है, आपको चीजें फैक्ट्स जो है वो पता होने चाहिए। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स स्पर्म एग इंट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाय जोना प्लूसिडा। जो जोना प्लूसिडा लेयर होती है सेकंड वाली जेडपी, इसके ऊपर क्या है काफी सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था जब एग की स्ट्रक्चर आपको बताई थी तब, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड देयर रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इन स्पर्म मेम्ब्रेन। फिर है ZP3 हैज बीन आइडेंटिफाइड टू द प्रिंसिपल ZP प्रोटीन्स। यहाँ ZP1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस तरह से क्या है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ZP3 has been identified to be the principal ZP proteins whose post translation modifications होते हैं is important for sperm egg interactions in a competitive inhibitor ऐसे the sperm is saturated with the either active ZP3 or its modified form before studying sperm egg interaction. Which of the following experiment will not inhibit egg and sperm इंट्रैक्शंस। यहाँ कुछ इनिबिटर दिया है जिससे कि इनके इंट्रैक्शंस जो है इनिबिट ना हो, ये चीज आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है स्पर्म और एग का जो इनिबिशन है वो नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा फर्टिलाइजेशन के थोड़ा क्वेश्चन को आपको समझना है। फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा क्योंकि इनिबिट नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन हमारे कैसे होगा, यहाँ क्या है कुछ कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस यहाँ करवाए गए जिससे क्या स्पर्म जो है वो सैचुरेटेड हो गया एंड उसकी जो with either active ZP3 or its modified form before studying sperm egg interactions, ठीक है। तो यहाँ हमें ये बताना है कि इनिबिट नहीं हो रहा है एग स्पर्म का एक्टिवेशन यानी फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहा है। तो यह है डीग्लाइकोसाइलेटेड द ZP3 प्रोटीन एंड यूज इट फॉर सैचुरेशन ऑफ स्पर्म। तो ये हमारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये क्यों है, क्योंकि ये सारे हमारे ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो ZP3 जो प्रोटीन है इसको ग्लाइकोसाइलेटेड ना करके ये डीग्लाइकोसाइलेट फॉर्म में ही पड़ा रहा एंड उसके बाद क्या हुआ यूज किया गया इसको सैचुरेट करने के लिए हमारे स्पर्म को, ठीक है। डीफॉस्फोराइलेटेड तो होगा ही नहीं, सैचुरेट स्पर्म विद ZP3 प्रोटीन प्रायर टू यूज, ऐसा नहीं होगा। इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। Disease is determined by 2 मेजर या पैरामीटर्स दिए हुए, उससे हमें पहचानना है कि यहाँ किस टाइप का क्लीवेज प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग प्रोटीन विद इन ईस्ट, तो यहाँ जो
प्रोटीन प्रेजेंट योग प्रेजेंट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस टाइप का जो पैटर्न होता है वो आइसोलेसिथल में प्रेजेंट होता है। तो आपको एक चीज पता लग गई, योग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है या अमाउंट है विद इन पूरे साइटोप्लाज्म में है। तो एक चीज आपको पता लग गई, आइसोलेसिथल। तो हम इसी से ये टीलोलेसिथल ये नहीं होगा, आइसोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल नहीं होगा, आइसोलेसिथल। अब दो ऑप्शन हमारे रह गए। The factor in the cytoplasm that influence the angle, mitotic spindle and timing of its formation. Isolecithal egg followed by meroblastic cleavage, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। Species having isolecithal egg followed by holoblastic cleavage, तो इसके अंदर ये होता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया होगा, योग का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एग में प्रेजेंट है एंड उसके बाद क्या है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, माइटोटिक स्पिंडल्स बन रहे हैं, टाइमिंग ऑफ इट्स फॉर्मेशन, तो यहाँ होलोब्लास्टिक क्लीवेज बताया गया है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी की जो बची हुई क्वेश्चंस हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको आज तक का जो भी मैंने समझाया, जितना भी समझाया है, कैसे फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझाया, उसके बाद ही PYQs करवाया है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।